Assalamu alaikum students, my name is Shahrukh and I am your physics teacher. This lecture is for class 9th from Real Scholar School System. Students, you have completed your chapter number 5 along with the exercise. Now we will try to just give a review to chapter number 8 and 5 once again so that you can make your concepts more clear. तो सबके लिए हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 देखते हैं. टॉपिक जो आपके इंक्लूड है बोर्ड में सिर्फ वो देखते हैं. 8.3 टॉपिक है. पहले आपका जो इंक्लूड है पेज 174 पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का. तो इसके बारे में आपने लिखना, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या राइट अ नोट ऑन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो आपने लिखना तो सिर्फ 4 ही चीज़ें हैं. एक डेफिनेशन लिखेंगे आप यहाँ से, उसके बाद आप फार्मूला डिराइव करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 1, 2 और 3, ये 3 स्टेटमेंट्स लिखेंगे. उसके बाद आपने फार्मूला लिखना होता है. फार्मूला के बाद आपने यूनिट लिखना होता है. तो यूनिट स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है जाउल्स पर केजी पर केल्विन. डायरेक्ट लिखते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं. अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से डिराइव करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो फार्मूला है वहीं से आपके पास यूनिट निकलता है. तो आप यहाँ पे कहें क्यू जो है वो जाउल्स में होता है तो जाउल्स लिख दिया, डिवाइडेड बाय मास केजी में होता है तो केजी लिख दिया, और टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में होगा तो केल्विन लिख दिया. तो यहाँ से आया जाउल्स पर केजी पर केल्विन. ठीक है, तो इस तरह डिराइव करेंगे, फार्मूला लिखेंगे आप. इसके बाद अगर आपने क्वांटिटी बतानी है तो आप चौथी चीज़ क्वांटिटी बता दें कि स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज हीट है, एनर्जी इज़ द स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी एनर्जी होगी क्योंकि स्पेसिफिक हीट है ना, तो हीट ही है. ठीक है. और इसके अलावा ये देखें, यहाँ से कुछ 1-2 एग्जांपल्स आप दे दें अपने आप से कि फ़लानी चीज़ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी है, फ़लानी चीज़ की इतनी है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह आपका एक्सप्लेन हो जाएगा. अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस के 1 kg मास को 1 केल्विन टेम्परेचर उसका बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट चाहिए हो वो थी. यानी इतनी अमाउंट ऑफ हीट, इतना डेल्टा क्यू जो क्या करे, जो 1 kg मास का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दे, वो क्या कहलाएगी? उस सब्सटेंस की, यानी जो 1 kg मास आपने जो भी लिया है उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी. अब स्पेसिफिक का मतलब यही है कि वो उसकी अपनी होगी, स्पेसिफिक सबसे अलग होगी. ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल वाटर की आप देखें सबसे ज़्यादा है 4200 जाउल्स पर केजी पर केल्विन. मतलब इसका ये मतलब है कि वाटर के 1 kg मास को उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4200 जाउल्स देने पड़ते हैं. इसके अलावा अगर आप मरकरी का देखें तो जस्ट 138 जाउल्स आपको देने पड़ते हैं उसके 1 kg मास को 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ है, बट वाटर की चूँकि सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हमें इसका कोई ना कोई फ़ायदा भी उठाना चाहिए. ठीक है, तो फ़ायदा हमने कुछ इस तरह से उठाया, हमने वाटर को हर ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जहाँ पे हमें एनर्जी यानी हीट को कैरी करना था, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना था, या तो जान छुड़वाने के लिए या लेकर आना था कोई फ़ायदा लेने के लिए. जिसमें जान छुड़वाने वाले कॉन्सेप्ट में आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल इन्होंने दिए, जो आपके दिन रात आपके सामने चीज़ होती है, इंजन कार्बोरेटर. ये जो सॉरी ये जो इंजन का आपके पास रेडिएटर वगैरह, जहाँ से पानी वो जो हीट है वो रेडिएट होती है. ठीक है, वो जो आपके पास है इंजन का सर्कुलेटरी सिस्टम वाटर का, ये जो आपको एक्सप्लेन करके इन्होंने बताया यहाँ पे, ये बेस्ट एग्जांपल है वाटर की हीट कैपेसिटी को यूज़ करने की. ठीक है, जिसमें हमने जान छुड़वानी है हीट से, हम पानी की मदद से हीट को इंजन से निकाल के एनवायरनमेंट में भेज देते हैं. तो ये कैसे करते हैं? आप इंजन के गिर्द जो है वो पानी सर्कुलेट करवाते हैं. जो पानी होता है वो गुजरते गुजरते, क्योंकि इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, उसको वाटर सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका ये पढ़ लिया आपने कि इंजन सीज़ हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा, जो भी होगा. तो पानी जो है वो सारी हीट को एब्जॉर्ब करता है और लेकर जाता है रेडिएटर तक. ठीक है, और रेडिएटर के साथ लगा है ये फ़ैन आपका. वहाँ से रेडिएटर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. रेडिएटर क्या करेगा? आपके पानी, अपनी जो हीट है पानी के अंदर उसको
एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देगा और ठंडा पानी लेकर वापस आ जाएगा, ताकि वो इंजन में आके मज़ीद हीट, इंजन के अंदर नहीं, इंजन के साइडों पे, मतलब इंजन के बाहर सर्कुलेट करता है वाटर, तो वहाँ आके मज़ीद हीट एब्जॉर्ब करे और फिर लेकर बाहर रेडिएटर पे जाए, फिर रेडिएटर से हीट रिलीज़ हो, ठीक है, और फिर वो ठंडा होकर पानी जो है वो वापस आ जाए। तो इसी तरह वाटर सर्कुलेट करते रहता है और आपके इंजन को ठंडा रखता है। इसी के साथ हम वाटर का दूसरा यूज़ ये देखें कि हमने वाटर की मदद से कहीं पे हीट पहुंचानी हो तो ये तो जान छुड़ाने वाली एग्जांपल थी ना, पानी हीट से। अगर हमने कहीं हीट पहुंचानी हो तो ये हमारे जो हीटिंग सिस्टम है, मैंने आप लोगों को बताया कि हॉस्पिटल्स वगैरह में बॉयलर्स वगैरह या इस तरह इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी में बॉयलर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। या तो हीट ना भी प्रोड्यूस हो तो गर्म पानी ज़रूर रिलीज़ होता है, या कोई भी गरम गरम लिक्विड्स ज़रूर रिलीज़ होते हैं, केमिकल्स। उनको वो लोग ज़ाया नहीं करते, बल्कि उनको वो लोग पाइप्स की मदद से ले जा के अपने ऑफिस तक पहुंचा के वहाँ पे उन ऑफिस के अंदर उनसे हीट रिलीज़ करवाते हैं। देखिए वो लिक्विड अंदर ही है, वो बेशक पॉइजनस भी है, ठीक है, लेकिन वो है उस पाइप के अंदर। उसने सिर्फ यहाँ से अपनी हीट रिलीज़ की, कमरे में आके, ऑफिस में आके, ऑफिस को गर्म किया और फिर वापस चले गए। अब वापस चाहे वो, अगर वो लोग रीयूज़ करते हैं तो वो वाटर को रीयूज़ करें, वाटर या केमिकल्स को। अगर वो नहीं बेसिकली अब यहाँ पे अंदर वाटर नहीं है, यहाँ पे अंदर स्टीम है, ठीक है, उसकी हीट यहाँ से रिलीज़ हुई। अच्छा, अब ये वाटर हो या कोई भी और केमिकल हो, ठीक है, तो वो अगर वापस लेकर जाते हैं, रीयूज़ करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो इसको बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो बॉयलर्स वगैरह जो है मोस्टली वो हीट प्रोड्यूस जो करते हैं वो ज़ाया नहीं की जाती, वो वाटर को इन द फॉर्म ऑफ स्टीम कन्वर्ट करके पाइप्स के थ्रू ऑफिस वगैरह में या रेजिडेंशियल एरियाज़ में पहुंचा के, मतलब ऑफिस के लोगों के रेजिडेंशियल एरियाज़, ठीक है, तो वो उसकी हीट को यूज़ करके अपने रूम्स वगैरह, ऑफिस वगैरह गर्म करके रखते हैं, ठीक है, सर्दियों में। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास टॉपिक आपका इंक्लूड है जो, इसके बाद जो टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी का आपका टॉपिक, ठीक है। हीट कैपेसिटी के टॉपिक में स्टूडेंट्स कुछ डिफरेंस नहीं है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से, सिर्फ इतनी सी बात है कि आपने हीट ही रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है, आपने हीट ही लेनी है, बट पर केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर के लिए, यानी सिर्फ इतनी हीट जो आपको 1 डिग्री 1 केल्विन इंक्रीज़ करने में मदद दे किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है ना। वो आपके पास कितनी हीट होगी, वो होगी हीट कैपेसिटी, यानी हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय 1 केल्विन। अब वो बॉडी का मैस चाहे जितना मर्जी हो, यहाँ पे मैस उन्होंने क्या कह दिया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेल्टा टी जो है वो 1 ही होगा, यानी टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका यूनिट क्या बनेगा, जस्ट जाउल पर केल्विन, पर केजी नहीं, क्योंकि केजी जितने मर्जी हो सकते हैं। आपका जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी वाला, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का था, उसी के अंदर आप इस डेल्टा टी को उठा के इधर क्यू के नीचे डिवाइड कर दें, तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखें डेल्टा टी उधर चला गया तो एम सी बच गया, विच विल बी इक्वल टू एम सी, ठीक है। तो एम सी का मतलब ये है कि है वही ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बट ये थी 1 kg मैस के लिए, ठीक है, जिसके साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ था। लेकिन जो हीट कैपेसिटी है वो आपके पास कितने मैस के लिए, वो एम मैस के लिए, एम मतलब कोई भी मैस हो सकता है, ठीक है। यानी आप सिंपली यूँ कहें कि आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ही जितने मर्जी मैस से मल्टीप्लाई करें, वो उस मैस की हीट कैपेसिटी आ जाएगी, और उस सब्सटेंस की हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, सी, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे ये करना है कि जो भी किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है, वो उसके 1 kg मैस के लिए होती है, कि 1 kg मैस को कितनी हीट चाहिए 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो आपने सिंपल इतना करना है कि वो जितना भी केजी मैस है उसको 1 kg मैस की हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आपके पास उतने मैस की हीट कैपेसिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इन्होंने वाटर की बात की है कि देखें वाटर की 1 kg की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 4200 जाउल्स। तो 1 kg अगर 4200 जाउल्स लेता है तो 5 kg कितना लेगा, सीधा सीधा 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं आप, ठीक है। किसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, 1 kg वाली हीट को। जो 1 kg के लिए हीट चाहिए उसको आप 5 kg से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 kg के लिए हीट निकल आएगी 21,000 जाउल्स, ठीक है। क्या करने के लिए,
1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो पर केल्विन यूनिट क्या आया, जाउल्स हीट रिक्वायर्ड पर केल्विन, ठीक है, 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हीट कैपेसिटी थी। स्पेसिफिक हीट होती है सिर्फ 1 kg मास के लिए, हीट कैपेसिटी होती है किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, ठीक है। M1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी। हाँ, अगर हम इसी के अंदर देखें, इसी फार्मूला के अंदर अगर हम M की जगह 1 पुट कर देंगे, यहाँ में MC है ना, तो अगर मैं M की जगह 1 पुट कर दूँ तो अगेन ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब फॉर वन, ये हीट कैपेसिटी फॉर 1 kg बन जाएगी, यानी वो स्पेसिफिक हीट ही बन जाएगी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो टॉपिक था वो था थर्मल एक्सपेंशन का, ठीक है। उसके अलावा इसमें से कोई टॉपिक इंक्लूड नहीं है। थर्मल एक्सपेंशन में फिर आपने 2 टाइप्स पढ़ी थी, लीनियर और वॉल्यूम। ये थर्मल एक्सपेंशन है आपकी। इसमें आपने सबसे पहले एक क्वेश्चन देखा था कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल के साथ क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो आपस में ज़्यादा कोलिजन करते हैं, एक दूसरे को दूर दूर अपने से दूर दूर एक्सपेंड कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि हीट करने से चीज़ें एक्सपेंड हो गई, ठीक है। मोस्टली मेटल्स जो है वो हो गए एक्सपेंड, क्योंकि उनमें पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, तो एक दूसरे पर ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, इधर उधर फोर्स लगाते हैं ताकि वो दूर हो जाए एक दूसरे से। अच्छा, ये चीज़ आपने एक पढ़ी थी। फिर आपने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन देखी थी, यानी थर्मल एक्सपेंशन इन 1 डायमेंशन, यानी जस्ट ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी लेंथ वाइज इंक्रीज आना, यानी चेंज इन लेंथ आ जाना, हीट करने से एक्सपेंड हो जाना लेंथ वाइज, ठीक है। ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन थी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट क्यूबिकल है, 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरह 3 डायमेंशन, तो इसकी सारी डायमेंशन, तीनों डायमेंशन में इंक्रीज आ जाना, यानी ऑब्जेक्ट एक्सपेंड होके अब इधर से भी एक्सपेंड हुआ, इधर से भी एक्सपेंड हो गया, इधर से भी, इधर से भी, हर तरफ से एक्सपेंड हो गया, यानी 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन जो होगी। तो इस ऑब्जेक्ट का साइज़ बढ़ के कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे, ये देखिए अब साइज़ इंक्रीज हो गया, इसे हम कहेंगे ये क्या है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। तो जब इंक्रीज 1 डायमेंशन में आएगा तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होगी, अगर 3 डायमेंशन में आएगा तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन होगी या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन होगी। एनीवेज, हमने ये देखा था डेरिवेशन में, हमने ये देखा था कि जो इंक्रीज इन लेंथ आता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के, यानी जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर में चेंज लाएंगे उतना ज़्यादा एक्सपेंशन प्रोड्यूस होगी, या जितना ज़्यादा पहले से वो लंबा है ओरिजिनली, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर इंक्रीज आएगा, ठीक है, क्योंकि उतने ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद होंगे, उतना ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो उतनी ज़्यादा एक्सपेंशन प्रोड्यूस होगी, जितना ज़्यादा पहले से उसकी लेंथ है। बहरहाल जब इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो अल्फा इंट्रोड्यूस होता है, जैसे हमने नाम दिया था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, यस, या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद अब डेल्टा एल को एल माइनस एल नॉट लिखते थे और एल नॉट को दूसरी तरफ ले जाते थे। जब एल नॉट दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ जाके ये बन जाता है एल नॉट प्लस अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। एल नॉट आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचता है 1 और यहाँ से बचता है अल्फ़ा डेल्टा टी। ये आपके पास बन जाता है इंक्रीज लेंथ के लिए फार्मूला। क्यों? क्योंकि एल आपकी इंक्रीज लेंथ है, एल ओ आपके पास ओरिजिनल लेंथ है। तो एल आपके पास क्या आएगी, इंक्रीज लेंथ एट द इंक्रीज ऑफ डेल्टा टी टेम्परेचर, और कितनी आएगी, एल ओ मतलब ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इस फार्मूला, और हमने अगर अल्फ़ा निकालना हो तो इस फार्मूले को हम डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एल नॉट डेल्टा टी को अब ले जाके डिवाइड कर दें डेल्टा एल के नीचे, तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी। ये आपके पास फार्मूला है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट का। इसमें देखें, अगर आप पुट करें वैल्यू डेल्टा एल, यूनिट पुट करें यूनिट फाइंड करने के लिए, तो यूनिट क्या होगा, डेल्टा एल का मीटर डिवाइडेड बाय एल ओ का भी ओरिजिनल का भी मीटर, मीटर मीटर से कट जाएगा, सिर्फ डिवाइड में बचेगा केल्विन, डेल्टा टी का यूनिट टेम्परेचर में चेंज का, और वो केल्विन ऊपर आएगा तो हम कहेंगे इसका यूनिट क्या हो गया अल्फ़ा का, पर केल्विन, ठीक है। पर केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो ये कुछ सिंपल सी डेरिवेशन थी।
अब आपके पास कोई भी आपको कहे कि इतने टेम्परेचर पे मुझे लेंथ निकाल के दो, तो आपने पूछना है कि पहले कितना टेम्परेचर है जी, वो बताएगा पहले 20 डिग्री था, अब 50 डिग्री हो गया है, तो आप डेल्टा टी निकालेंगे, 50 माइनस 20, 30 डिग्री का 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 केल्विन, जितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड जितना सेंटीग्रेड में इंक्रीज़ आता है उतना ही केल्विन में भी आता है। तो 30 केल्विन आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। फिर अल्फ़ा आपको गिवन होगा, ठीक है, आपने अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा टी की वैल्यू पुट करनी है, ओरिजिनल लेंथ आपको गिवन होगी कि पहले इतनी लेंथ थी, अब बताएं कितनी लेंथ है इतने डिग्री इंक्रीज़ के बाद। तो आपने यहाँ पे इन 3 जगह पे वैल्यूज़ पुट करके अब इंक्रीज़ लेंथ एल फाइंड कर लेना। और अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछे कि व्हाट इज़ द चेंज इन लेंथ, अगर अल्फ़ा गिवन हो, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ गिवन हो और आपसे कोई चेंज इन लेंथ पूछे, इंक्रीज़ इन लेंथ पूछे, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि आपका 8.3 न्यूमेरिकल है, ठीक है। एनीवेज ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन थी, यानी मैंने आपको ये चीज़ बताई कि अगर वो पूछे इतना इंक्रीज़ इन टेम्परेचर आने के बाद लेंथ होती कितनी, तो वो इस फार्मूले से निकलेगी कि एल इज़ इतनी एट इतने इंक्रीज, इतना इंक्रीज टेम्परेचर। लेकिन अगर वो पूछे कि चेंज इन लेंथ कितना आया, तो उसको फाइंड करने के 2 तरीके हैं। आप पहले इंक्रीज लेंथ निकालें, फिर उसको एल माइनस एल ओ करके चेंज इन लेंथ निकाल लें, लेकिन वो लेंथी तरीका है। आप अगर डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देते हैं तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा, डायरेक्ट ही आपके पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा इससे, ठीक है। आपको फाइनल लेंथ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट चेंज इन लेंथ आ जाएगी। समझ आई बात की? अगर नहीं भी आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सेम है बिल्कुल वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, जहाँ जहाँ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन आता है वहाँ वहाँ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन आ जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपके पास एल ओ आ रहा था वहाँ वहाँ पे वी ओ आ जाएगा। यहाँ रिलेशन आप देखें तो इंक्रीज वॉल्यूम कितना डेल्टा वी विच इज़ इक्वल टू वी माइनस वी ओ, यानी इंक्रीज वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। वो जो कब आएगा, जब आपके पास डेल्टा टी आएगा, यानी चेंज इन टेम्परेचर आएगा, यानी इंक्रीज टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर। जिस तरह लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में था उसी तरह वॉल्यूम में भी है कि जितना इंक्रीज इन वॉल्यूम आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना पहले से ओरिजिनल वॉल्यूम है और जितना ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है। बट यहाँ पे जब इक्वालिटी में चेंज करेंगे प्रोपोर्शनलिटी को, तो अल्फ़ा के बजाय बीटा एक कांस्टेंट आएगा जिससे आप वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट का नाम देंगे। सेम इसी तरह जिस तरह अल्फ़ा फाइंड किया है, उसी तरह अगर आपने बीटा फाइंड करना है तो आप इसी फार्मूले से वी ओ डेल्टा टी को दूसरी साइड ले जाके डिवाइड कर दें डेल्टा वी के नीचे, तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा बीटा का, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी ओ डेल्टा टी, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारी डेरिवेशन उसी तरह है जिस तरह उसमें किया आपने, बस यहाँ पे आपके पास जिधर जिधर लेंथ है वहाँ वहाँ वॉल्यूम आ जाएगा। इंक्रीज वॉल्यूम निकालना हो तो वी निकालेंगे, अगर चेंज इन वॉल्यूम निकालना हो तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे। अगर इंक्रीज्ड वॉल्यूम के वॉल्यूम बढ़ के हो कितना गया तो इतना ये फार्मूला लगेगा, वी एट टी टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर। और ये पूछेगा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, तो वो ये फार्मूला लगेगा फिर ये वाला, ठीक है, डेल्टा वी निकालने का। अच्छा, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स यूनिट वही बनेगा, डेल्टा डेल्टा वी कितना होगा मीटर क्यूब, वी भी कितना था मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट मीटर होता है, मीटर क्यूब से काट जाएंगे, डेल्टा डेल्टा टी का यूनिट केल्विन, वही पर केल्विन आपके पास बीटा का भी यूनिट बनेगा। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखें कि अल्फ़ा आपके पास क्या था, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, यानी इंक्रीज इन द लेंथ और इंक्रीज इन वन डायमेंशन के लिए कोफिशिएंट। तो बी कितना है, इंक्रीज इन 3 डायमेंशनल के लिए कोफिशिएंट। मतलब जब मैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन चीज़ों को आप देखें, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि तीनों डायमेंशन में इंक्रीज़ को आपने इकट्ठा किया तो आपके पास एक अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा लेंथ प्लस अल्फ़ा विड्थ प्लस अल्फ़ा हाइट, तीनों के अल्फ़ाज को ऐड किया तो आपके पास 3 अल्फ़ाज बन गए जो कि पूरा का पूरा वॉल्यूम में इंक्रीज़ है, उसका कोफिशिएंट है, तो बीटा बन गया। एनीवेज ये आप देखें अपनी नोट से देखें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।